कांग्रेस चुनावी मैदान में तमाम कोशिशों के बावजूद फिसड्डी साबित हो रही है। चुनाव प्रचार में तो कई जगहों पर वो क्षेत्रीय दलों से भी पीछे चल रही है। ये सब तब हो रहा है कि पहले दौर का प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस जिस तरह के हथकंडे अपना रही है, वही उसके लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। कांग्रेस ने बिना इजाजत लिए एक नकली विज्ञापन बनाकर जारी कर दिया, जिससे नाराज आमिर खान ने कांग्रेस के खिलाफ सीधा पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवा दी। कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी। सुपरस्टार आमिर खान की पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थी। दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर एक दमदार फिल्म के साथ वापसी करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वे फर्जी विज्ञापन के खिलाफ अपने एक्शन के चलते सुर्खियों में हैं। उन्होंने कांग्रेस के फर्जी विज्ञापन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक्टर ने कांग्रेस के एक फर्जी विज्ञापन के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई है। विज्ञापन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आमिर खान का एक नकली वीडियो है, जो प्रत्येक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए के वादे को लेकर भाजपा पर निशाना साधता है। ये कथित एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो है, जिसमें आमिर खान द्वारा होस्ट किए गए टीवी शो सत्यमेव जयते के एक एपिसोड की क्लिप का उपयोग किया गया, जो 10 साल पहले प्रसारित किया गया था। आमिर खान के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि एक्टर ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। प्रवक्ता ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आमिर खान ने अपने 35 साल के करियर में कभी भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं किया। उन्होंने पिछले कई चुनावों में चुनाव आयोग के अभियानों में जागरूकता फैलाने के लिए हिस्सा लिया, अपने प्रयासों को समर्पित किया। हालिया वायरल वीडियो से वो चिंतित हैं। आरोप है कि आमिर खान एक विशेष राजनीतिक दल को बढ़ावा दे रहे हैं। आमिर खान के प्रवक्ता ने आगे कहा कि वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक फर्जी वीडियो है और पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल में एफआईआर दर्ज करने सहित इस मुद्दे से संबंधित विभिन्न अधिकारियों के मामलों की सूचना दी है। खान सभी भारतीयों से आग्रह करना चाहते हैं कि वे बाहर आएं और मतदान करें, हमारी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा परिवार, लालू यादव परिवार, यूपी का यादव परिवार, मायावती, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन जैसे परिवारवादियों की लिस्ट में अब अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं। क्रांतिकारी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अब चमचागिरी युग में प्रवेश कर चुकी है और इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विवाद की शुरुआत आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से शुरू हुई, जिसमें पहले नंबर पर तो शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर रहने वाले भगवंत मान की जगह केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आ गई हैं और पंजाब के सीएम भगवंत मान को तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया। इस लिस्ट को देखकर आम आदमी पार्टी में अंदर खाने घमासान मचा हुआ है, लेकिन फिलहाल कोई इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं। लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर अरविंद केजरीवाल की क्लास लगाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा तिहाड़ में बैठकर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार होगा, तो कोई कह रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की आत्मा स्टार प्रचारक नंबर 1 की हैसियत से चुनाव प्रचार करेगी। जो भगवंत मान अब तक पंजाब सरकार के विमान से पूरे देश की सैर करा रहे थे, अब वही भगवंत मान केजरीवाल की पत्नी को लेकर घूमेंगे। केजरीवाल तो खैर पार्टी के बॉस और दिल्ली के सीएम थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल क्या है? बड़ी बात यह है कि लिस्ट में तमाम सांसदों, मंत्रियों, सबके ऊपर सुनीता केजरीवाल आकर बैठ गई। सबने उसे अपनी अपनी हैसियत बचाए रखने के लिए कबूल भी कर लिया। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तिहाड़ जेल में ही बंद मनीष सिसोदिया का भी नाम है, तो हर जगह से जमानत खारिज करवाकर बैठे सत्येंद्र जैन का भी इस लिस्ट में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हैं, जो कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल में 6 महीने रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए। इस लिस्ट को देखकर एक यूजर ने लिखा कि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक लिस्ट में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल नंबर 2 हो गई हैं। सुनीता जी का स्थान पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी ऊपर है। फिर अन्य सांसदों का नीचे रहना स्वाभाविक है। अरविंद जी पॉलिटिक्स बदलने आए थे। दूसरे एक्स यूजर्स ने लिखा कि दिलचस्प, आपने शराब घोटाला तिहाड़ जेल में बंद अभियुक्त का स्टार कैंपेनर उसे बना दिया। स्टार कैंपेनर के तौर पर सुनीता केजरीवाल हैं। वो आम आदमी पार्टी या सरकार में कोई पद नहीं रखती, अभी तक वो किसी लिस्ट में नहीं थी, बस अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। भ्रष्टाचार, राजशाही परिवार। हाँ, एक यूजर ने लिखा कि आम आदमी पार्टी के प्रचार करने के लिए केजरीवाल तिहाड़ जेल में और प्रचार के लिए आत्मा भटक रही है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि सारे एमपी एमएलए और धूप में धूल फांकते पार्टी के नेताओं को पछाड़ते हुए केजरीवाल जी की पत्नी पार्टी में दूसरे स्थान पर कब्जा करने आ गई। वाह नेताजी वाह, ये पार्टी भी परिवारवाद का शिकार हुई। एक एक्स यूजर ने लिखा कि हम तो अलग हैं जी, जो चिल्लाते थे, लेकिन सुनीता केजरीवाल का नंबर सीएम मान से ऊपर आ गया है। ये राजनीति बदलने आए थे, फिर बाकी परिवार वाली पार्टी में क्या बुराई थी जो एक आइटम और लेकर आ गए। खास बात यह कि इस लिस्ट में दिल्ली सरकार के 2 अहम मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जगह मिली है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपियों से नीचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनावी मौसम में बीजेपी में बहार है और कांग्रेस में पतझड़। हर दिन कांग्रेस का कोई ना कोई विकेट गिरता जा रहा है, खास तौर से मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है।
पिछले दिनों जिस तरह से कमलनाथ के सहयोगियों ने एक एक करके कांग्रेस से किनारा किया, उसके बाद से छिंदवाड़ा की सीट अब सुरक्षित नहीं रही। छिंदवाड़ा सीट पर अमित शाह खासतौर से फोकस कर रहे हैं और दूसरी ओर कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के युवा दलित नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए खुद की तुलना मक्खी से की। 2019 लोकसभा चुनाव में भिंड दतिया संसदीय सीट से उतरने वाले कांग्रेसी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देवाशीष को पार्टी के युवा दलित नेता के रूप में देखा जा रहा है। देवाशीष ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। देवाशीष ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं ने मेरे राजनीतिक हत्या करने की जिम्मेदारी ले रखी है। कांग्रेस ने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। जरारिया का कहना है कि पार्टी 5 साल से वादा कर रही कि भिंड लोकसभा का टिकट उन्हें दिया जाएगा, लेकिन समय आने पर पार्टी पलट गई। उन्होंने कहा कि मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन ग्रुपबाजी के चक्कर में कांग्रेस ने निपटा दिया। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए देवाशीष ने कहा कि इस पार्टी में जो भीतरघात करता है उसी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उनके चरित्र में नहीं है ऐसा। इस्तीफा देने के बाद देवाशीष ने कहा कि पार्टी ओबीसी में महिलाओं की तो बात करती है, लेकिन टिकट नहीं देती। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में जिनमें 28 बीजेपी के खाते हैं, केवल छिंदवाड़ा ही सीट ऐसी है जो कांग्रेस के पास है। इस पर कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ की पकड़ है। अब बीजेपी के मिशन 29 के तहत पार्टी का प्लान है कि छिंदवाड़ा सीट पर भी बीजेपी के पास कब्जा हो। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं, बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया। विवेक बंटी साहू इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7वीं बार छिंदवाड़ा आकर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीती रात छिंदवाड़ा में ही बिताई। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे थे और वहां एक रोड शो में शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नागपुर हेलीकॉप्टर के जरिए छिंदवाड़ा पहुंचना था, लेकिन मौसम खराबी के चलते वे कार से सफर कर छिंदवाड़ा पहुंचे। अमित शाह निर्धारित समय के मुताबिक 2 घंटा देरी से छिंदवाड़ा पहुंचे, जिसकी वजह से करीब 8:15 बजे उनका रोड शो शुरू हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक से शुरू हुआ, जो गल्ला बाजार, कमानिया गेट, गोलगंज, मन्ना महाराज रोड होते हुए नगर शक्तिपीठ श्री से गुजरकर छोटी बाजार पर खत्म हुआ। रोड शो के बाद अमित शाह रथ से उतरकर सीधा कार से रवाना हो गए। अमित शाह ने रात्रि विश्राम छिंदवाड़ा में ही किया। रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भी मौजूद रहे। खास बात यह रही कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रोड शो में रथ के सामने पैदल चलते नजर आए। शराब घोटाला में गिरफ्तार होने और किसी अदालत से कोई राहत न मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल सीएम के पद पर ठाठ से जमे हुए हैं। तिहाड़ जेल के अंदर से ही तरह तरह की फरमाइशें करने लगे हैं। केजरीवाल की तरफ से ताज़ा फरमाइश ये है कि उन्हें कैबिनेट के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग्स करने की इजाज़त दी जाए। इतना ही नहीं, केजरीवाल की तरफ से ये भी एक डिमांड रखी गई है कि अदालत बीजेपी को उनके विरोध में धरना प्रदर्शन करने और उनके इस्तीफा की मांग करने से रोके। सुनने में ये भले ही बेहद अजीब लगा, लेकिन केजरीवाल गुट की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के सहारे मांग की गई है। अब भला हाई कोर्ट लोकतंत्र में किसी पार्टी को विरोध प्रदर्शन करने और इस्तीफे की मांग करने से कैसे रोक सकती है? कहने को तो ये एक जनहित याचिका है, लेकिन लगती एकदम से केजरीवाल हित की याचिका जैसी है, क्योंकि इसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें साफ पता चलता है कि याचिकाकर्ता का मूल उद्देश्य जनहित नहीं, केजरीवाल हित है। असल में ये अजीब याचिका एक वकील के मार्फत हाईकोर्ट में डलवाई गई और इस याचिका में सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई। पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद की ओर से दायर इस याचिका में केजरीवाल के द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए जरूरी व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मीडिया में सनसनीखेज खबरें प्रचारित करने से रोकने का भी आग्रह किया गया। जनहित याचिका में खास तौर से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का जिक्र किया गया, जिनके हमलों से पूरी आम आदमी पार्टी हलकान है। याचिका में कहा गया कि वीरेंद्र सचदेवा को सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के लिए अवैध तरीकों से विरोध या बयान देकर अनुचित दबाव बनाने से रोका जाए। साथ ही डीडीयू मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए बीजेपी चीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करके राजनीति से
प्रेरित दुर्भावना के साथ यातायात और शांति को प्रभावित करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि पिछले 7 सालों से दिल्ली के शासन का शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वर्तमान स्थिति भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21A, 14 और 19 के तहत लोगों के मौलिक अधिकार के उल्लंघन है। और याचिका में कहा गया न तो भारतीय संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है। सवाल यह है कि जब ऐसा कानून है तो फिर अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा क्यों लिया, और जब खुद की बारी आई तो केजरीवाल पूरे देश को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वो तिहाड़ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनावों के पहले दौर का प्रचार थम गया, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर चढ़ा बीजेपी फोबिया अब तक कायम है। हद तो तब हो गई जब जो सवाल राहुल गांधी से सीपीएम और सीपीआई ने पूछे थे, वो सवाल भी राहुल गांधी को बीजेपी प्रायोजित सवाल लगने लगा। असल में गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर चुन चुन कर हमले किए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर अडानी तक, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर भागीदारी तक के सवाल उठाए। इस दौरान एक ऐसा भी वाकया सामने आया जब राहुल गांधी ने पत्रकार के पूछे गए सवाल पर ही चुटकी ले ली। ये सब तब हुआ जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उसी वक्त एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप यूपी छोड़कर वायनाड चले गए, क्या अमेठी या रायबरेली से आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? पत्रकार का यह सवाल सुनते ही राहुल गांधी ने कहा, यह बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ओपनिंग बॉल बीजेपी पत्रकार का, शाबाश। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, ये सब सीईसी का फैसला होता है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। हमारी पार्टी में ये सब फैसले सीईसी की मीटिंग में लिए जाते हैं, राहुल गांधी ने ये कहा। राहुल गांधी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मीडिया को बदनाम करने का इंदिरा गांधी का डीएनए राहुल गांधी में और अधिक उग्र रूप में परिवर्तित हो गया, जहां उन्हें लगता है कि खुले तौर पर पूछे गए सभी सवाल बीजेपी प्रायोजित हैं। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि यह सवाल वृंदा करात जी सहित वामपंथी नेताओं द्वारा उठाया गया था जब उन्होंने एनी राजा जी को मैदान में उतारा था। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि वामपंथी भाजपा के समान है? यदि हाँ, तो साथ गठबंधन क्यों नहीं? ऐसा लगता है कि प्रेस पर हमला करने का इंदिरा गांधी का डीएनए राहुल बाबा को भी दे दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव पर राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि भाजपा को लगभग 150 सीटें मिलेंगी और विश्वास जताया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं करता। 15-20 दिन पहले मैं सोच रहा था कि बीजेपी लगभग 180 सीटें जीतेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें 150 सीटें मिलेंगी और हमें राज्य से अच्छी रिपोर्ट मिल रही है। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनावों में करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास तिहाड़ में कैद अरविंद केजरीवाल के अलावा कुछ है, इसलिए आम आदमी पार्टी की कोशिश अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की है। यही सोचकर अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ अपनी पत्नी को स्टार कैंपेनर बनाया, बल्कि उनके हाथों में पार्टी की पूरी कमान दे दी। कमान मिलते ही सुनीता केजरीवाल एक्शन में आ गई और पंजाब के सारे उम्मीदवारों से लेकर हल्का प्रधानों और दिल्ली तलब कर लिया। सुनीता केजरीवाल के सहारे सहानुभूति वोट बटेरने की तैयारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसा करने से पहले एमसीडी चुनावों के नतीजों पर ध्यान देना चाहिए था। जब ताजा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, सत्येंद्र जैन पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जा चुके थे। तब केजरीवाल ने खूब इमोशनल कार्ड खेले, लेकिन नतीजा क्या हुआ? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, आर सोमनाथ भारती के इलाके में आम आदमी पार्टी को तगड़ी चोट लगी और इन जगहों पर बाजी बीजेपी के हाथ लगी। तब से अब तक शराब घोटाले के कई राज फाश हो चुके हैं और लोग ये अच्छे से जान चुके हैं कि शराब घोटाले का जाल कहां और किसने बुना, किसने सबूत मिटाए और किसने रिश्वत की रकम को ठिकाने लगाया। इसलिए माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ये सहानुभूति वाला कार्ड अपनी पार्टी के नेताओं को ये समझाने के लिए तो ठीक है
कि इससे सुनीता केजरीवाल को पार्टी पर काबिज होने में मदद मिलेगी, लेकिन ये कोशिश कोई सहानुभूति लहर पैदा करेगी ऐसा होता नहीं दिख रहा। खास तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। वजह ये कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद दोनों पार्टियां अपनी सीटों पर ही फोकस कर रही हैं। कांग्रेस न आम आदमी पार्टी की और न आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सहयोग कर रही है। कांग्रेस तो एक तरह से इस बात से डरी हुई है कि केजरीवाल के घोटालों की आंच में वो भी न झुलस जाएं। दिल्ली में इस बार बीजेपी की नज़र अपना वोट प्रतिशत लगातार बढ़ाकर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने की है। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन को उम्मीद है कि साथ आए हैं तो नतीजे भी अलग होंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि गिरफ्तार मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रति सहानुभूति की लहर का लाभ उठाकर वो भगवा दल की जीत के सिलसिले को तोड़ने में कामयाब रहेगी। इंडी अलायंस के घटक दल कांग्रेस और आप दिल्ली लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए उनके भाजपा से सीधे मुकाबले का रास्ता साफ हो गया। लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि अगर दोनों के वोट को जोड़ भी दिया जाए तो भी बीजेपी का रास्ता रोक पाना मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी ने 4 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा और आप कांग्रेस गठबंधन दोनों ने तेज तर्रार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिससे चुनावी जीत हासिल करने के लिहाज से कड़ा मुकाबला का माहौल तैयार हो गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस बार पार्टी के लिए चुनौती जीत का अंतर बढ़ाना है। पूर्वांचल से जुड़े लोगों और मुस्लिमों के प्रभुत्व वाली पूर्वोत्तर सीट पर बिहार के 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। भाजपा ने इस सीट पर मनोज तिवारी को उतारा है, जो लोकसभा में तीसरी बार पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की बेगूसराय सीट से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बुरी तरह से हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में पानी की लड़ाई काफी तेज हो गई है। पानी के लिए हाल ही में हुई एक महिला की मौत के बाद जिस तरह से आतिशी मारलेना ने सरकार की नाकामियों को छिपाकर एलजी को पत्र लिखा, उसके बाद सियासत गर्मा गई। अब एलजी ने आतिशी मारलेना पर पलटवार करते हुए तिहाड़ में कैद अरविंद केजरीवाल के नाम एक खुला पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी और साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी अक्षमता और नाकामियों को पिछले 9 सालों में सिर्फ नारों और विज्ञापनों के जरिए छिपाया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को खुला पत्र लिखकर कहा कि उनकी मंत्री आतिशी मारलेना ने पानी की पर्याप्त सप्लाई की बात करते हुए 9 वर्षों से अधिक की अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया। एलजी ने कहा कि मंत्री के नोट से पहली नजर में पिछले 10 सालों से अपराध, निष्क्रियता और अक्षमता नजर आती है। इस खुले पत्र में उपराज्यपाल ने सीएम से कहा कि मैं आपको ये खुला पत्र लिखने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में आपसे सीधा संवाद संभव नहीं। हालांकि मुझे यकीन है कि पीड़ा के इन शब्दों को पढ़ने के लिए आप समाचार और पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। पानी को लेकर हिंसा का जिक्र करते हुए एलजी ने लिखा कि ये घटना सिर्फ पहली नहीं, पानी को लेकर इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जो खासतौर पर सरकार की विफलता की वजह से हुई हैं। साल दर साल ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। मीडिया में भी ऐसी खबरें खूब आ रही हैं। पत्र में उन्होंने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों और बस्तियों में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति लीटर 50 से भी कम है। इनमें कई बस्तियों में दिन में मुश्किल से आधे घंटे पानी की आपूर्ति होती है, कुछ मामलों में वैकल्पिक दिनों में की जाती है। उन्होंने ये भी लिखा कि दिल्ली में 7% घरों यानी औसतन 20 लाख लोगों को अभी भी पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं मिलती। दिल्ली जल बोर्ड की लोन और ब्याज की देनदारी 73,000 करोड़ रुपए है। एलजी ने लिखा कि वो रविवार को जल मंत्री आतिशी के इस असंवेदनशील संचार से बहुत व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री ने पूर्वी दिल्ली में महिला की मौत का इस्तेमाल संकीर्ण और पक्षपातपूर्ण राजनीतिक लक्ष्यों के लिए करना चुना। एलजी ने पत्र में कहा कि दिल्ली विधानसभा में सरकार द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पिछले दशक में वाटर ट्रीटमेंट की क्षमता 906 MGD से बढ़ाकर 946 MGD की गई है, जो सिर्फ 4.4% मामूली बढ़त है, जबकि इस दौरान जनसंख्या में 15% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई में लगभग 290 MGD की कमी है। कुल सप्लाई 120 MGD पानी जमीन से निकाला जाता है। उन्होंने सीएम को लिखा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि 16 रेनीवॉल में 5 काम नहीं कर रहे और इसी तरह बड़ी संख्या में ट्यूबवेल भी खराब हैं। उन्होंने कहा कि वो सीधे तौर पर ये इशारा करता है कि पिछले 10 वर्षों में इस दौरान रिसाव रोकने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। एलजी ने कहा कि शहर के लगभग 2.5 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ से अधिक लोग अलग अलग स्तर पर पानी के लिए सप्लाई से वंचित हैं। विशेष रूप से अनधिकृत कॉलोनियां, झुग्गी बस्तियां, संगठित विकसित कॉलोनी में लोग इनमें शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपके मंत्री ये जानते हुए भी अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल आपके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NCCSA की ओर से की जा सकती है। बार बार अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।